नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाइडर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 11वीं की मैथ्स की क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज हमारे पहले अध्याय समुच्चय के बारे में जानेंगे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के लिखने के तरीके कौन कौन से हैं, इसके बाद उनके प्रकार क्या हैं और उन प्रकारों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उनके हल को हम करने का प्रयास करेंगे। तो आपके अध्याय का पहला नाम क्या है? समुच्चय। क्या नाम है? समुच्चय, या इसी को कहते हैं सेट। सेट क्या है? चलिए हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह कौन कौन आएगा भाई? तो इसमें आएगा ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक। और यदि हम दूसरे ग्रुप की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कि बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में। अच्छा बताइए, इनमें कौन कौन सी आएंगी? कुछ जानकारी है आपको? तो आपके हिसाब से कुछ अलग होंगी, मेरे हिसाब से कुछ अलग होंगी, या किसी अन्य व्यक्ति के हिसाब से उसके दृष्टिकोण से ये फिल्में अलग अलग हो सकती हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या सुपरिभाषित है? नहीं है। पर एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, ये सुपरिभाषित है। तो हम क्या करेंगे? परिभाषा बना देंगे कि समुच्चय क्या है? विशेष गुण वाली वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह। क्या परिभाषा बना लेंगे? विशेष गुण वाली वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। ठीक। चलिए, तो ये सेट आपको समझ में आ गया। अब सेट का निरूपण कैसे कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है? तो देखिए, इसके लिए हम कुछ, सबसे पहले आपकी जो पुस्तक है, हम एक मानक पुस्तक लेके चल रहे हैं, उससे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या है, देखिए आपके अध्याय का नाम क्या है? समुच्चय। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक मुख्य बात है कि जर्मन के वैज्ञानिक या जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर को समुच्चय सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्या है ये? जॉर्ज केंटर साहब हैं, इन्हें समुच्चय सिद्धांत का जनक माना जाता है। ठीक है। समुच्चय विशेष कर क्या है? समूह के बारे में बताता है। समुच्चय किसके बारे में बताता है? समूह के बारे में। पर समुच्चय की परिभाषा क्या है? विशेष गुण वाली वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। ठीक। इसके लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया। क्या एग्जाम्पल ले लिया? कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समूह क्या कहलाएगा? समुच्चय। इसी प्रकार 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समूह। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7 और 9। तो इन सब का समूह भी क्या होगा? समुच्चय, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। इसके बाद भारत के प्रदेशों का नाम। भाई भारत के प्रदेश कितने हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 में, अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 28 में आ जाएगा। ठीक। इसके बाद उन सब का समूह, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ठीक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तो इन सब का समूह क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित मतलब केवल भारत के प्रदेशों के नाम आ रहे हैं। इसमें ना तो आपका मंतव्य लगने वाला है, ना मेरा दृष्टिकोण लगने वाला है। सबका दृष्टिकोण या सबकी
जो समूह सबका जो ग्रुप आएगा वो एक समान आएगा, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार भारत की नदियाँ, तो भारत की नदियों में गंगा यमुना कोई भी नदियाँ, छोटी बड़ी सारी नदियाँ, सबके लिए नदियाँ नदियाँ ही हैं। ठीक, तो ऐसे समूह को क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। तो क्या है देखिए, इसके बाद आप देखिए कि इसके अतिरिक्त किन समूहों को समुच्चय नहीं माना जा सकता। तो आप देखेंगे कि विश्व की सुंदर लड़कियों का समूह, ये समुच्चय है क्या, ये समुच्चय नहीं है, नहीं है ना। इसके बाद बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में, ये भी समुच्चय नहीं है। किसी कक्षा के मेधावी छात्रों का समूह, नहीं, ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी के हिसाब से कौन छात्र मेधावी है, कितना मेधावी, कितने परसेंट से मेधावी की गणना की जा रही है। यहाँ पर आपको परिभाषा नहीं दी है कि आपको 85% के ऊपर मेधावी को बताना है, 75 के ऊपर बताना है या 60 के ऊपर ही मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ जानकारी नहीं दी जा रही। जहाँ जानकारी का अभाव है, जिस समूह में जानकारी का अभाव है, वह समूह क्या है, वह समूह है समुच्चय नहीं है। ठीक, और जिस समूह में जानकारी का पूर्ण रूप से परिभाषा दी है या पूर्णतः उसका व्याख्या की जाती है, ऐसे समूह को समुच्चय कहा जाता है। तो परिभाषा बन जाती है, क्या डेफिनेशन बन जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगी कि समुच्चय विशेष गुण वाली वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह। ठीक, इसके बाद समुच्चयों का निरूपण, इसके बाद क्या है, समुच्चयों का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने होंगे। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान देना होगा कि समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित किया जाता है। जैसे मेरे पास क्या है, एक सेट है, एक ग्रुप है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, ये है। तो इस सब सेट का, ये इस पूरे सेट का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से ही दर्शाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई। या ए हो या बी हो या सी हो या एक्स हो, वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी हो, पर लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि समुच्चय के सदस्यों को क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। यानी इस समुच्चय का नाम क्या है, ए के समुच्चय ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है, इसके अवयव है। कौन है ये, अवयव है। ठीक, और इन्हें प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे और ले सकता हूँ, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। क्या ले लें कि 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ए हो, तो उस समुच्चय के अवयव कौन से होंगे, 1 3 5 7 9। ठीक, ये सब क्या है, इसके 1 3 5 7 9 अवयव हैं तथा ए समुच्चय का नाम है, और इसे हम कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे। और यहाँ पर यदि लेटरों का उपयोग किया जाता है या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, वो कैसे होंगे, छोटे होंगे या स्मॉल लेटर होंगे। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि एक संकेत आता है, ये संकेत क्या है। जैसे आप देखिए यहाँ पर x के बाद ये संकेत लगा, ये संकेत क्या है, तो ये संकेत है बिलोंग्स टू का। क्या कहते हैं इसे, x बिलोंग्स टू ए, यानी x अवयव समुच्चय ए में है। यदि हम यहाँ पर बात करें, यहाँ की बात करें तो क्या जाएगा, एक शामिल है ए में, तो हम क्या पढ़ेंगे, 1 इज बिलोंग टू ए, 1 इज बिलोंग टू ए, यानी एक समुच्चय ए में है। इसी प्रकार एक बस है क्या, नहीं, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 9 भी है। ठीक, तो ये क्या संकेत है, बिलोंग्स टू का। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और एक है समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर फॉर्म। एक है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, तो हम यहाँ पे समझ लें
कि हमारे पास क्या है, एक समुच्चय है जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। ठीक, तो ये जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म, ये भी तो समुच्चय लिखने का एक तरीका है। ये भी समुच्चय लिखने का क्या एक तरीका है। इस तरीके को नाम दिया गया है रोस्टर फॉर्म। क्या नाम दिया गया है? रोस्टर फॉर्म, जिसमें प्रत्येक अवयव के बीच कॉमा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्रत्येक अवयव के बीच कॉमा लगाया जाता है। जैसे देखिए क्या कह रहा है, रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को अर्धविराम या कॉमा से पृथक किया जाता है तथा इन्हें सर्पाकार कोष्ठक में रखा जाता है। ठीक, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब यदि इसी समुच्चय को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई? तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं मान लूंगा कि x एक अवयव है, x एक अवयव है जो x क्या है, x किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का। किसके व्यक्त कर रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, जिसमें केवल एक अवयव को दर्शाया जाएगा और एक अवयव ही सारे अवयवों को परिभाषित कर देगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ये हो गया। जैसे कि दूसरा रूप क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, एक समुच्चय है ए जिसके अवयव है ए ई आई ओ यू, तो उसे इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बराबर एक्स, और x किसको प्रदर्शित कर रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी एक स्वर को प्रदर्शित कर रहा है। जितने भी स्वर होंगे हम उसको लिख देंगे ए ई आई ओ यू। ठीक, चलिए अब देखिए रोस्टर रूप लिखने में क्या महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए जब समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखा जाता है तो किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता, यानी प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव से क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक, अवयव को रिपीट नहीं किया जाता रोस्टर फॉर्म में। इसी प्रकार क्या हो गया, जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है शामिल है या बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर यानी इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कॉमन या कोलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोलन चिन्ह, जो कि दो बिंदु हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये थी महत्वपूर्ण बातें। अब चलिए आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? हमारा पहला एग्जाम्पल है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक, तो भाई पहला प्रश्न क्या है, हमें क्या बताना है? कौन सा समुच्चय है, यानी ऐसा समूह कौन सा है जो परिभाषित है और ऐसा कौन सा समूह जो परिभाषित नहीं है। तो देख लेते हैं कि वर्ष के उन सभी महीनों का संग्रह जो F से प्रारंभ होते हैं। F से प्रारंभ होने वाले फरवरी, जनवरी तो होता नहीं है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो केवल एक महीना है। कौन सा है? फरवरी। मान लेते हैं कि ये एक सेट है ए। क्या नाम दिए इस सेट को? ए नाम दे दिए, जिसमें केवल एक अवयव है फरवरी। ठीक, परिभाषित तो है ना भाई, परिभाषा सबके लिए तो फरवरी फरवरी ही होगी। ठीक, एप्स के साथ और कोई अन्य महीना तो नहीं आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या है? परिभाषित है, अतः ये एक समुच्चय है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। कौन कौन से? मान लेते हैं वो समूह है एक्स। मान लेते हैं समूह कौन सा है? ये एक्स। तो कौन कौन से भाई? एक तो जनवरी, फिर फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल, मई, जून, जून आएगा, इसके बाद जुलाई भी आएगा, इसके बाद अगस्त, अगस्त आएगा क्या? नहीं, अगस्त नहीं आएगा। ठीक, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं। तो क्या आ गया? क्या आ गया यहाँ पर?
क्या आ जाएगा, 3 अवयव। x में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। कौन कौन से हैं, जनवरी फरवरी, वो जनवरी जून और जुलाई। कौन कौन से 3 अवयव हैं, जनवरी जून और जुलाई। ठीक, तो ये हो गया भाई, ये भी तो परिभाषित है ना, अतः यह भी क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया। क्यों, क्योंकि परिभाषा यहीं पे दी है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह ये आएगा, जिसके अवयव कितने, 3 है। कौन कौन से, जनवरी जून और जुलाई है। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, बस बताइए जरा। संसार के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, किनका नाम लोगे आप। ठीक, विराट कोहली, रोहित शर्मा। ठीक, इस प्रकार जो वर्तमान जो टीम खेल रही है इंडिया की टीम, उसके 11 खिलाड़ी आ जाएंगे। भाई क्या केवल वही सबसे महान है, नहीं, उनके पहले भी महान बल्लेबाज आए। तो यहाँ पर हम, आपके हिसाब से कुछ और समूह होगा, मेरे हिसाब से कुछ और समूह होगा, तो दोनों के समूह में क्या है, अंतर विरोध है, और ऐसे अंतर विरोध के समूह को हम समुच्चय नहीं मानते। अतः पहला जो है आपका संग्रह समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये भी कोई संग्रह समुच्चय नहीं हुआ। ये तो समूह है, पर परिभाषित नहीं है कि आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, दोनों के हिसाब से एक हो जाए, तो सीधी सी बात है, ये दोनों संग्रह समुच्चय नहीं। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा प्रश्न देखिए। अब हमें बिलोंग्स टू या शामिल है के चिन्ह का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, शामिल है और शामिल नहीं। तो देखिए जरा, एक समुच्चय ए का एक अवयव है, दूसरा भी अवयव है, तीसरा भी अवयव है, चौथा भी अवयव, 4 भी, 5 भी, 6, इस प्रकार सारे अवयव है ना। चलिए, तो देखिए 5 है कि नहीं है, बिल्कुल 5 है भाई। तो 5 के लिए हम क्या लगा देंगे, 5 शामिल है ए में। 11 शामिल है क्या, 11 शामिल नहीं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम कहाँ तक जा रहा है, 10 तक ही जा रहा है। इसी प्रकार 9 शामिल है, 0 शामिल नहीं है, और 2 शामिल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप, रोस्टर रूप मतलब जिसमें सभी अवयव अलग अलग हों और बीच में कोमा चिन्ह का प्रयोग हो जाए। और ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हम ए को सबसे पहले लिख लेते हैं। ए का क्या होगा, देखिए पढ़िए जरा, एक्स, एक्स जो कि क्या बता रहा है, एक पूर्णांक है, और ये पूर्णांक है। ठीक है ना, जो x किसके इधर है, ऋण 2 से बड़ा है और 9 से छोटा है। यानी ऋण 2 से बड़ा है, ऋण 2 से बड़ा, ऋण 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये अवयव आ जाएंगे आपके किसमें, पहले का आंसर। यानी समुच्चय ए एक्स, एक्स एक पूर्णांक है जो कि ऋण 2 से बड़ा है और 9 से छोटा है, में कितने अवयव शामिल हो जाएंगे, 8 ये हैं और 2 10 अवयव शामिल हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा में क्या है, बी, बी में देख लेते हैं। बी में क्या आ जाएगा, देखिए एक्स, एक्स संख्या 10 से कम एक प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है, 10 से कम एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं, ठीक है, और चलती जाती हैं। तो हमें कितना निकालना है, 10 से कम, 10 से कम, 1 से शुरू होती हैं और 10 से कम जाना है। यानी कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। ठीक, तो इसमें कितने अवयव आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। इसी प्रकार सी का देखिए जरा, सी में क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक है, दोनों 60 में भाग जाना चाहिए ऐसी संख्याओं का जो अभाज्य हो। तो किनका किनका जाएगा, देखिए 2 का चला जाएगा, 2 पहली अभाज्य संख्या है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। चलिए, इसके बाद 3 भी है, 5 भी चला जाएगा, 7 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 11 जाएगा क्या, 11 का भी जाएगा। 13 का नहीं, इसके बाद 17 का नहीं, 19 का नहीं, 21 का नहीं। तो ये 3 संख्या आएंगी, कौन कौन सी, 2 3 और 5, जो कि 60
कि भाजक हैं और साथ में अभाज्य संख्या भी हैं, तो ऐसी संख्याओं के समूह को या संग्रह को क्या का नाम दिया गया, समुच्चय, उसका नाम दे दिया गया कि इसका नाम सी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रायपुर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या है। रायपुर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय कितना, क्या हो जाएगा देखिए जरा। तो आर है इसमें, बिल्कुल है, ए है इसमें, आई है इसमें, पी है इसमें, यू है इसमें, पर आर एक बार फिर आ रहा है और हमने पढ़ा है कि किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता, अतः डी का आंसर क्या हो जाएगा, आर ए आई पी यू। बस इतने अवयव इसमें शामिल होंगे। तो ये चौथा उदाहरण हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए पांचवें एग्जाम्पल करके देखते हैं क्या कह रहा, देखिए कि समीकरण x का वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0 का हल प्राप्त करना है। और किसके रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या कर लें, इसका हल कर लें। x का वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0। आप कक्षा 10वीं में इस प्रकार के सवालों को हल किए हैं तो यहाँ पर भी कर लेते हैं। x का वर्ग ऋण या धन 2x ऋण x ऋण 2 बराबर 0। तो x का वर्ग धन 2x, इनको एक कोष्टक में ले लें, ऋण x धन 2, ये कोष्टक में आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन निकालना तो x धन 2 ऋण 1 कॉमन निकालना तो x धन 2 बराबर 0। तो x ऋण 1 x धन 2 बराबर 0। तो x के दो अवयव मिल गए, ऋण 2 और 1। ठीक, अतः x एक सेट बन गया जिसमें कौन कौन से दो अवयव हैं, 1 और ऋण 2। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है देखिए जरा, छठवां प्रश्न, निम्न समुच्चयों को निर्माण रूप में व्यक्त करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त करना है। किस रूप में व्यक्त करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त करना है। चलिए जरा पहला सवाल क्या कह रहा है कि 3 6 9 12 निर्माण रूप में लिखने के लिए आप पहले ये देखिए कि सारे अवयवों में एक कॉमन बात क्या है। देखिए कौन सी कॉमन बात है, सारे 3 से विभक्त होते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे कि नहीं, पहली चीज तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। और देखिए क्या क्या अंतर है, और आप देखेंगे तो 3 से तो डिवाइड हो रहे पर 12 तक ही जा रहा है, और 3 से डिवाइड तो 15 भी होता है। तो हम ये तो अकेले ले सकते, 3 से विभाजित संख्याओं का समूह नहीं। 3 से विभाजित संख्याओं का समूह तो है पर 15 से छोटा है। क्या है, 15 से छोटा। तो क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं एक सेट ये है जिसका एक अवयव x और कोलन का चिन्ह लगाएंगे और क्या लिखेंगे, x जो कि 3 का गुणज है। क्या लिखेंगे, 3 का गुणज है और किससे छोटा है, x 15 से छोटा है। क्लियर है, बात समझ में आई। चलिए दूसरा क्या आ जाएगा देखिए, दूसरे के लिए आप देखिए क्या हो जाएगा। दूसरा 1 4 9 16 25, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग आएगा, 7 का वर्ग आएगा। इसी प्रकार से ही चलेगी। तो हम क्या लिखेंगे कि x है, कोलन का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याओं का वर्ग। क्या लिखेंगे, x प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। क्या है, x प्राकृत संख्याओं का वर्ग। ठीक, चलिए इसके बाद क्या कह रहा भाई, प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, 5 25 125 625 क्या आएगा, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, ऐसे है ना, यही तो है। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक जिसमें x एक अवयव है और x क्या है, x बराबर है 5 की घात n, और n की वैल्यू कितनी है भाई, n की वैल्यू है 4 के बराबर। n की वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर है और साथ में 4 से छोटी है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, 2 4 6। अब आप इसे करके दिखाइए जरा फटाक से, कितना आएगा। चलिए करिए। चलिए हम 7वें प्रश्न पर आते हैं, उदाहरण नंबर 7 पे। उदाहरण नंबर 7 में क्या जाएगा देखिए जरा, कि समुच्चय को निर्माण रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना है? निर्माण के रूप में। अच्छा गौर से देखिए जरा आप, हम इसे क्या इस रूप में नहीं लिख सकते? 1/1 2/2 3/3 4/4 ठीक, 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो यही चल रहा है, 5/5 6/6 यही चल रहा है ना, यही चल रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे यदि एक वैल्यू हो, उस वैल्यू में हमने क्या जोड़ा? 1 जोड़ा, तो नीचे की वैल्यू आ गई। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं क्या, a एक अवयव है इसका x, और x किसको डिनोट कर रहा है? n/n+1 से डिनोट हो रहा है। और n क्या है भाई? n एक प्राकृत संख्या है जो कि क्या है? 1 के बड़ी है और बराबर है, और 6 से छोटी है और 6 के बराबर है। यानी आप देखेंगे कि n 1 है, बराबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और 6 से छोटी और बराबर भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध करना मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने में क्या आ जाएगा? पहले का देखिए, पहले का a बराबर x विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, इसके बाद संख्याएं बढ़ती जाएंगी। इन संख्याओं के समुच्चय को क्या कहेंगे हम? विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरे का देखिए, x एक पूर्णांक है, x का वर्ग छोटा है 4 से, बस इतना सा। क्या दिक्कत है इसमें? देखिए जरा क्या आ जाएगा। x क्या है? एक पूर्णांक है, और x की वर्ग की वैल्यू कितनी है? 4 के बराबर है और 4 से छोटी है। मतलब हमें ऐसी संख्याओं का संग्रह लेना है जिनके जो मान है, जिनका वर्ग है वो अधिकतम 4 तक जाए और 4 से छोटा मिले। ऐसी कौन कौन सी पूर्णांक है? तो भाई ऋण 2 का वर्ग भी तो 4 आता है, 4 के बराबर है। ऋण 1 का वर्ग 1 आता है और 4 से छोटा है। 0 ये भी शामिल है, 1 शामिल है, 2 शामिल है। तो इन सब संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलेंगे? कि ये पूर्णांक भी है और इनका वर्ग 4 से बराबर और 4 का छोटा भी है। ठीक, इसके बाद क्या है? तीसरा देखिए, अक्षर लॉयल शब्द का एक अक्षर है। क्या कह रहा है? x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सीधे सीधे बना लीजिए। a कौन कौन से अवयव है? l है, o है, y है, a है, l तो नहीं है, l दोबारा नहीं आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9वां आप खुद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसके बाद 10वां भी आप कीजिए, 11वां भी आप कीजिए, 12वां भी, 13वां भी, और ये सारे प्रश्न आप कर लीजिए। एक बार आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इनको जिस माध्यम से पढ़ना चाहें उस माध्यम से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, उम्मीद है आपको ये पूरा प्रश्नावली 1.1 समझ में आ गई होगी और इससे ज़्यादा कुछ बताने वाला भी नहीं है। जैसे हम रैंडमली कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा एग्जाम्पल उठा लें? कोई भी, चलिए दूसरा देख लेते हैं, सरल है। 5 ए में शामिल है क्या? शामिल नहीं है। इसके बाद 6 शामिल है क्या? शामिल है। इसके बाद 10 शामिल है क्या? शामिल है। इसके बाद 19 शामिल नहीं है। ये आपका इस प्रकार का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या बताना है कि इसमें कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है, कौन सा परिभाषित, कौन सा परिभाषित नहीं है।
तो आप इन्हें एक बार हल करिए और यदि नहीं बनता तो हम इसको देख लें। ठीक, उम्मीद है आपको प्रश्नावली 1.1 बन जाएगी। ठीक है।